So before starting this review, I would like to give a message, not to you, but for the director of this movie, Mr. Ayan Mukherjee. Sir, you are actually the heart and soul of this movie, and I am so grateful and thankful to you क्योंकि आपने मूवी क्रिएट की है. And we can see that your hard work is actually coming through क्योंकि आपने हमें बहुत ब्यूटीफुल सा प्रोडक्ट ही डिलीवर किया है. Now being a lover of Indian gods and culture, मुझे इतना जरूर क्लियर हो गया कि एंटायर वर्ल्ड में एक ऐसा माइंडसेट जरूर क्रिएट हो गया है कि इंडिया के पास एक बहुत बड़ी पावर है, वो है माइथोलॉजी. एंड उसी सुपर पावर को आपने यूज करके एक ऐसा सेटअप क्रिएट किया है जिसकी वजह से हमें फ्यूचर में और भी ऐसे रिलेटेड मूवीज देखने को मिल सकती है बॉलीवुड के अंदर ही. सो आई गेस दैट आर ऑल द थिंग्स दैट आई वांटेड टू कन्वे टू यू पर्सनली. नाउ कमिंग टू द रिव्यू ऑफ दिस मूवी. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहना चाहूंगा दैट दिस मूवी इज एक्चुअली अ गेम चेंजर फॉर बॉलीवुड क्योंकि इसका वीएफएक्स, इसका बैकग्राउंड स्कोर और इसके साउंड इफेक्ट्स आर एक्चुअली टॉप नॉच. गोइंग फॉरवर्ड हम सबको पता है कि इस मूवी के रिव्यूज और इसके पॉइंट्स बहुत ही मीडियोकर ही आए हैं क्योंकि बहुत लोगों के मूवी पसंद आई भी है, पर कुछ लोग ऐसे भी है जिन्होंने इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया है. बट आई ऑन अ दिल से लेवल में यही कहना चाहूंगा कि हमें इसको बहुत ज्यादा प्रेज जरूर देना चाहिए क्योंकि इसमें एक वो पोटेंशियल है जो एक्चुअली हमें बहुत साल से किसी मूवी में नहीं देखने को मिला है, लाइक किसी बॉलीवुड मूवी के अंदर. और ये मूवी एक्चुअली डिजर्व करती है कि तुम इसको थिएटर में जाके एक बार जरूर देखो. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें ये भी बताना चाहूंगा कि ये एक पेड रिव्यू नहीं है. जो भी मैं बोल रहा हूँ अपने दिल से ही बोल रहा हूँ. इसके स्टोरी लाइन में एक ऐसा पोटेंशियल है कि वो इंडियन सुपर हीरोज को क्रिएट कर सकती है जिसको वो लोग माइथोलॉजी से आराम से क्रिएट कर सकते हैं, जो हमारी इंडियन हेरिटेज के लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी. और इसी कॉन्सेप्ट ऑफ अस्त्रास का वो लोग अगर वर्ल्ड क्लास स्टोरीज और वर्ल्ड क्लास कैरेक्टर्स है उनके साथ डेवलप करते हैं तो बॉलीवुड का लेवल सही में बहुत आगे निकल जाएगा. यहाँ पे अयान मुखर्जी ने अपना एक स्पार्क तो जरूर लिट कर दिया है और उन्होंने अस्त्रावर्स के चक्कर में एक बहुत बड़ा ना इंपैक्ट भी बॉलीवुड पे लाया ही है. अब बॉलीवुड के ऊपर है कि वो आगे चल के कैसे इसको कैरी फॉरवर्ड करता है. नाउ कमिंग टू द स्टोरी, दिस इज बेसिकली अ साइफाई जॉनर मूवी जिसमें तुम्हें भर भर के ना लव स्टोरी बताई गई है. उन्होंने ऐसा बताया कि जो यूनिवर्स है और जो ह्यूमंस है, लव उनके बीच का एक गैप है और समथिंग ऑन दैट सॉर्ट ऑफ. बट एक क्रिंजी सी लव स्टोरी को एज अ व्हीकल यूज करना पूरी स्टोरी को सेटअप करने के लिए, इट वाज सो नॉट गुड. देखो यार, हमें वो इतना ज्यादा अपीलिंग नहीं लगता क्योंकि हम लोग ना मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की मूवीज देख के बड़े हुए हैं. पर ठीक है, जो भी रायता फैलना था वो तो फैल ही गया, हम लोग उसका अभी कुछ नहीं कर सकते हैं. हम बस यही होप कर सकते हैं कि अगले पार्ट में इतनी ज्यादा मिजरी क्रिएट ना हो. अपार्ट फ्रॉम इट, जो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो इसका वीएफएक्स है जो कि सबसे ज्यादा बढ़िया था. मतलब इसमें बहुत सारे ऐसे अलग अलग जगह क्रिएटिव चॉइसेस दिए गए हैं जिसमें मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ओवरडन कर दी गई है चीजों को. जैसे कहीं कहीं पे ऐसे वाइब्रेंट कलर्स बहुत यूज किए गए अननेसेसरीली, कहीं पे आग बहुत ज्यादा दिखाई है. इनफैक्ट कमिंग टू द फायर एस्पेक्ट, जो उन्होंने नेचर से 5 प्रॉपर एलिमेंट्स उठाए हैं और उसको जितना भी उन्होंने मैग्नीफाई और इंटेंसिफाई करके जो वर्जन उनके सुपर हीरो में डाले हैं, मतलब जो उनके सुपर पावर दिखाई और जो उनका कैरेक्टर इंटीग्रेशन डाला है, वो सबसे ज्यादा पसंद आया है. देखो भाई, क्रिएटिविटी तो बहुत ज्यादा है. इनफैक्ट जो उन्होंने अस्त्रावर्स के थ्रू एक ट्रिलॉजी क्रिएट की है वो हमें बॉलीवुड में देखने को मिलेगी, वो मैंने बचपन में कभी भी नहीं सोचा था. एंड नाउ कमिंग फॉरवर्ड, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग सा कैमियो भी है. अब मुझे पता है कि तुम सबको अभी तक तो पता चल ही गया होगा कि इस मूवी में एक्चुअली था कौन, पर ठीक है, अगर मैं बता दूंगा और जिन जिन को नहीं पता है तो उनके लिए एक बहुत बड़ा स्पॉइलर हो जाएगा. एनीवेज, यहाँ पे हमें वो बात करनी बहुत ज्यादा जरूरी है जिस वजह से इस मूवी को बहुत ज्यादा डाउनग्रेड किया गया है. यहाँ पे जो हमारे दोनों प्रोटैगनिस्ट के बीच में रोमांस है वो स्टोरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और उसको एक बहुत अननेसेसरी और एक ब्लेजिंग वे में दिखाया गया जो कि बहुत रशिंग लगता है. लाइक ऐसी लव स्टोरीज होती है ना जो तुम 4th और 5th क्लास में स्कूल टाइम में करते हो, एग्जैक्ट वैसी ही चीजी सी लव स्टोरी इसमें दिखाई गई है. एंड ये पूरी बात नहीं है, इसके डायलॉग इतने रद्दी, इतने चीजी है. मतलब इसके सारे जो रोमांटिक डायलॉग्स हैं, अगर तुम पूरी मूवी में से इसको 60% कम कर दो तो इस मूवी का आज की डेट में ना 7 IMDb रेटिंग आ जाएगी. क्योंकि यार हम सबको पता है वो क्रिटिकली और पब्लिकली हम सबको बहुत ज्यादा बेटर ही लगेगी क्योंकि इसके पास सब बढ़िया है, पर इसके डायलॉग और इसके स्क्रीन प्ले वो बहुत बेकार है. स्क्रीन प्ले से याद आया, सेकंड पॉइंट इसका यही है. हमारे जो दोनों लीड्स है, आलिया भट्ट और रणबीर कपूर, दोनों का वाराणसी जाना होता है किसी ना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट काम से. बेसिकली वो लोग वहां पे एक सर्टेन प्रोटैगनिस्ट को वॉर्न करने जाते हैं कि एक ऐसा एज सच एंटागनिस्ट है, वो आपके पीछे पड़े हुए है, तो आप जल्दी से सावधान हो जाओ. पर जैसे वो लोग वहां पे पहुंचते हैं, भाई केसरिया सॉन्ग आ जाता है, वो लोग अपना रोमांटिसाइज चीजों को कर रहे हैं. ऐसा नहीं कि मतलब इतनी एक टेरिबल सिचुएशन आ गई है, तुम लोग वहां पे जल्दी से जाके उसको वॉर्न कर दो. मतलब तुम समझ रहे हो ना कि एक सिचुएशन इतनी हैवी क्रिएट हो गई है, उसमें तुम ऐसे कैसे एक्ट आउट कर सकते हो. इसमें वही प्रॉपर बॉलीवुड का एक ऐसा केमिकल देखने को मिल जाता है जो हमें हर पहले मूवीज में मिला करता था कि भाई बीच सिचुएशन के अंदर जल्दी से गाने भर दो. एंड देखो, आलिया भट्ट इस मूवी में बहुत चार्मिंग लगेगी तुम्हें, पर उसकी केमिस्ट्री रणबीर कपूर के साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी. मतलब रियल लाइफ में नहीं, मूवी के अंदर बोल रहा हूँ. रणबीर का वही ऐसा चॉकलेटी बॉय इमेज दिखाई गई जो कि बहुत इमेच्योर लगती है. एंड फिर वही ट्रेलर में हमने डायलॉग तो सुने ही थे, कौन हो तुम, क्या हो तुम. भाई वो पूरी मूवी में भरे हुए हैं, कौन हो तुम, क्या हो तुम.
एक साइफाई जॉनर के अंदर इतने चीजी डायलॉग बहुत मिसफिट हो रहे थे इस मूवी के लिए। रणबीर कपूर जो हमारे शिवा का कैरेक्टर है वो एक्चुअली वैसा ही कैरेक्टर लग रहा था जो हमने ये जवानी है दीवानी में देखा है, बस यहाँ पे उसकी सिचुएशन चेंज हो गई कि वो एक्चुअली एक अर्थ प्रोटेक्टर है। आलिया भट्ट यानी ईशा का जो कैरेक्टर है उसका कोई गोल नहीं है, कोई एजेंसी नहीं है, उसको बस एक्चुअली हीरो के लिए ही जीना है, जिसको वो एक्चुअली सिर्फ 2 दिन पहले ही मिली है। शी इज जस्ट अ पैसिव लव इंटरेस्ट जिसको बार बार विलन से हमें बचाना पड़ता है। एनीवेज मूवी के पास एक बहुत ही डिसेंट सी स्टोरी है विच इज एक्चुअली गुड इनफ फॉर द फर्स्ट पार्ट। मेकर्स ने अपना एक फुल पोटेंशियल टीज करने की कोशिश की है, बस उसी चक्कर में ना थोड़ी बहुत वेगनेस क्रिएट हो जाती है इसके अंदर। अदरवाइज आई थिंक दैट इट इज अ प्रॉपर इंट्रोडक्शन और हमें फ्यूचर मूवीज के लिए एक अच्छा खासा सेटअप तो मिल ही गया है। ऑलमोस्ट एवरी एक्टर फिट्स इन देयर कैरेक्टर, जैसे कि हमारा अमिताभ बच्चन हो गए, फिर नागार्जुन हो गए, सारे लीड्स हमारे और जितने भी ऐसे सपोर्टिंग एक्टर्स हैं। मोनी रॉय यहाँ पे जो हमारी मेन एंटागनिस्ट है, शी इज वेरी मच पावरफुल बट वो थोड़ी बहुत वियर्ड लगती है। मतलब उनके पास बहुत ज्यादा पावर्स है अपने लुक्स के थ्रू। उन्होंने अपने एक्सप्रेशंस पे भी बहुत मेहनत की पर उनके डायलॉग्स इतने ज्यादा ना इंपैक्टफुल नहीं थे। एंड हर पावर्स आर एक्चुअली अ बिट अंडर एक्सप्लेन्ड, जो कि उनकी गलती नहीं है, वो एक्चुअली प्लॉट की गलती है। देखो यार, फाइनली मेरी एक्सपेक्टेशंस इस मूवी से सही में बहुत ज्यादा थी, पर मैं एक मिड रेंज में आके फंस गया हूँ। मुझे ये मूवी बहुत पसंद भी आई है और बहुत ज्यादा ना बेकार भी लगी है। देखो, दिस मूवी इज एक्चुअली नॉट फ्लॉलेस, इसके अपने अप्स एंड डाउन्स तो भर भर के हैं। स्टिल आई थिंक दैट इट हैज अ वेरी ग्रेट पोटेंशियल फॉर द फ्यूचर मूवीज। एंड जो एफर्ट्स हैं, एफर्ट्स के लिए तो मैं इसमें 100 में से 100 नंबर देना चाहूंगा। टोटली किल्ड इट। सो आई गेस दैट इज फॉर ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा। एंड मैं इस मूवी को एक्चुअली 5.3 रेट करने वाला था, पर इसके एफर्ट्स के लिए ना मैं इसको 6.1 रेटिंग दे रहा हूँ। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया और मेरा एनालिसिस अच्छा लगा है तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे चैनल पे अगर नए आए हो तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एंड आई विल सी यू गाइस इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।